ये 10th का ज्योमेट्री है तुम लोग का। ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता, ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो अभी तक एक्चुअली ये बेस ही है। ज्योमेट्री को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बेस का समझना बेहद आवश्यक है, अन्यथा आने वाले कंपटीशन में डिफीट खा जाओगे। तो क्वेश्चन में है, क्या निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप हैं, यानी सिमिलर, दोनों समरूप हैं। तो किसी भी दो आकृतियों को हम लोग कब समरूप कहेंगे। तो पिछले पार्ट में काफ़ी डिटेल में इसकी व्याख्या हो चुकी है। जैसे यहाँ पर ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, तो दोनों का संगत कोण बराबर होना चाहिए। किसी भी बहुभुज को, बहुभुज का अर्थ त्रिभुज, कम से कम 3 भुजा से घिरा क्षेत्र या 3 भुजा से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहेंगे। तो किसी भी बहुभुज को समरूप होने के लिए दो और केवल दो शर्त है। पहला शर्त है दोनों का संगत कोण समान होना चाहिए, एवं संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। संगत भुजा नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ये दोनों में हम लोग देख लेंगे पहले संगत कोण बराबर है कि नहीं है। अगर होगा तो दूसरी जांच ये करेंगे जो संगत भुजाओं का अनुपात समान है कि नहीं है। अगर संगत कोण समान हो गया और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया तब तो ये दोनों आकृति समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आंसर में दोनों आकृति यानी चतुर्भुज ABCD एवं चतुर्भुज RQPS क्रम से बोला जाता है। RQPS में तुलना करेंगे संगत कोण बराबर है कि नहीं है। तो देखो ये क्लियर है, 90 डिग्री है। जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, सिर्फ इतनी ही बात किया जाए, जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वह चतुर्भुज या तो वर्ग होगा या आयत होगा। अगर जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं एवं चारों कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर। अन्यथा आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल यानी आयत कहलाएगा। ये क्लियर है। जो ये एक वर्ग है, देखो कोण B 90 डिग्री, कोण C प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसके बाद प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब ये वर्ग है। और ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में समजोड़ चतुर्भुज, समचतुर्भुज का अर्थ होता है, इसकी व्याख्या करोगे तो सम जोड़ चतुर्भुज। तो सम मतलब हो गया समान और चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा। तो जिसका चारों भुजा समान हो उसे समचतुर्भुज कहेंगे। तो वर्ग में तो चारों भुजा समान होता है, तो वर्ग एक समचतुर्भुज का उदाहरण है। वर्ग तो वर्ग है ही, लेकिन वर्ग एक समचतुर्भुज का उदाहरण है जिसका चारों भुजा समान है। तो विशेष बात यह है, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है यानी समान भुजा वाला चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और ये जो है चारों भुजा बराबर है। देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, प्रत्येक 4। इसका मतलब है प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज है। सम मतलब समान, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो, तो ये समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज में वर्ग है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ नहीं ही है आकृति के अनुसार। यहाँ पर मान लो कोण B और कोण ये S लेंगे तो यहाँ हो जाएगा संगत कोण B
यहाँ एस, तो कोण बी बराबर कोण एस होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो काट देंगे। इसका अर्थ हुआ कोण बी बराबर नहीं है कोण एस के, तो यहीं से गलत होना शुरू हो गया। दूसरा संगत कोण भी देखो, ये कोण सी 90 डिग्री है, कोण पी 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि इधर ऐसे बढ़ाओगे तो ये देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, ये तुमको 90 डिग्री से कम है, दोनों 180 होना चाहिए, यानी ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये कोण सी 90 डिग्री है, इसका मतलब कोण सी और कोण पी की तुलना करोगे तो कोण सी कोण पी, तो कोण सी और कोण पी बराबर नहीं है, तो इतना पर भी लिख देंगे दोनों आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि समरूपता का पहला सिद्धांत संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो इसमें ऐसी बात नहीं है, तो इसी के बाद बात खत्म हो जाती है। तो इसको समझ गया। चलो देखो, ये अब एक्सरसाइज चालू हो रहा है, प्रश्नावली 6.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी दो ठो विकल्प दिया हुआ है, इसी दो विकल्प में से कोई एक होगा। तो पहला है सभी वृत्त, यहाँ दिया हुआ है सर्वांग सम, इसके आगे है समरूप। तो तुम लोग समरूप का तो अर्थ जान चुके हो। एक्चुअली ये सर्वांग समता जो है ना, ये 9th में है, जिसको बतलाए हैं फिर बतलाएंगे। सर्वांग समता का अर्थ होता है जैसे सर्वांग सम, इसको तोड़ोगे तो सर्व जोर अंग जोर सम, सर्व का मतलब हुआ सभी, अंग का मतलब अंग, भुजा, त्रिभुज को हम लोग ले तो भुजा, सम मतलब समान, यानी सभी भुजा समान हो तो सर्वांग सम होगा। और सारा शर्त है, तो फिलहाल इसके द्वारा इसको समझ सकते हो। जैसे दो वृत्त कब सर्वांग सम होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे, वृत्त का केंद्र मान लो सी है, ये त्रिज्या सी ए त्रिज्या हुआ, तो त्रिज्या वास्तव में केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये आर हुआ, सी से लेकर के ए तक की दूरी। मान लो ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के तू लाखों करोड़ों अनंत वृत्त खींच लोगे तो सब तुमको एक जैसा हूबहू लगेगा। जैसे कोई भी एक महिला एक हाथ में देखना चूड़ी जो पहनती है, तो प्रत्येक चूड़ी एक वृत्त का उदाहरण होता है। तो इसका अर्थ है समान त्रिज्या वाला वृत्त सर्वांग सम होगा, यानी इसका सब अंग समान होगा। सब अंग का अर्थ हुआ परिधि की लंबाई मान लो 5 मीटर होगा, तो इसके भी परिधि की लंबाई 5 मीटर। इसका क्षेत्रफल जो होगा तो प्रत्येक का वही क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। त्रिज्या का ही न खेल है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी त्रिज्या समान है, सबका पाई आर स्क्वायर होगा ना। परिधि लोगे तो इसका परिधि 2 पाई आर, तो प्रत्येक का 2 पाई आर होगा। त्रिज्या लोगे तो प्रत्येक का आर बराबर है। तो समान त्रिज्या वाला वृत्त का सब अंग बराबर होगा। सब अंग जैसे वृत्त में परिधि हो गया पहला अंग, दूसरा त्रिज्या ले लो, तीसरा क्षेत्रफल ले लो, तो सब अंग बराबर हो गया। तो अब फिर मान लो ये एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर वाला, अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त लेंगे
OP त्रिज्या हुआ, रेडियस ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर वाला का क्षेत्रफल बड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर वाला का क्षेत्रफल छोटा होगा। सर्वांगसम का अर्थ होता है, अलग से हम बतलाएंगे, एक एक अंग बराबर होना चाहिए। सभी अंग अगर बराबर है तो वो आकृति सर्वांगसम होगा। त्रिभुजों की सर्वांगसमता ये टॉपिक है। 2 त्रिभुज तब सर्वांगसम होगा जब पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो एवं संगत कोण भी बराबर हो। समरूपता में ऐसी बात नहीं है। समरूपता में है 2 त्रिभुज तब समरूप होगा जब पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो एवं दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो इस तरह से, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है, एक जैसा रूप वाला है। तो 2 वृत्त समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांगसम नहीं। मतलब एक तरह से हमको लगता है तू लोग समझ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये। दूसरा है सभी वर्ग समरूप कौमा सर्वांगसम। तो सभी वर्ग सर्वांगसम का फिलहाल अर्थ समझ गया। तो 2 वर्ग कब सर्वांगसम होगा? इसका एक एक अंग, वर्ग में कितने अंग? तो 4 भुजा और 4 कोण। तो मान लो ये ABCD एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। 3 कोण 90 डिग्री हुआ तो चौथा होगा ही। इसका मान लो 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर। अब ये वर्ग हो गया स्क्वायर। तो अब एक दूसरा वर्ग अगर हम लोग लेते हैं, मान लो ये एक ऐसा वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। PQRS और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसमें अब सोचो तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री हो ही गया। तो दोनों का प्रत्येक अंग बराबर है, तो आंसर है नहीं है। जबकि प्रत्येक अंग में कौन कौन सा अंग हुआ? 4 भुजा और 4 कोण, तो टोटल 4 4 8 अंग हुआ। तो चलो पहला कोण D और कोण S संगत कोण है, दोनों बराबर हो गया। ये दूसरा कोण भी ये दूसरे कोण के बराबर है। तीसरा तीसरे के बराबर है। चौथा चौथे के बराबर है। तो इस तरह से संगत कोण तो मिल गया। संगत भुजाओं का अनुपात नहीं। पहले संगत, जैसे सर्वांगसम में 4 कोण मिल गया, तो सर्वांगसम सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सभी अंग समान होना चाहिए। अगर इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। यानी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर का होगा, तब न समान होगा, तब सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम तो नहीं है, तब समरूप है। तो कैसे है देख लो। संगत कोण बराबर है तो ये मिल गया। संगत भुजाओं का अनुपात देखो, ये AD, तो AD अनुपात PS, ये 5 है डायरेक्ट वैल्यू। अच्छा चलो PS, इसका अनुपात हो गया, AD हो गया 3, ये 5, तो 3 अनुपात 5, समीकरण 1। दूसरा भुजा लो DC SR,
तो DC अनुपात SR, DC कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 अनुपात SR कितना, तो 5, 3 अनुपात 5, समीकरण 2। समीकरण 3 BC और QR, तो BC अनुपात QR कितना होगा, तो BC कितना है, BC है 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, तो 3 अनुपात QR 5 सेंटीमीटर, QR 5, तो 3 अनुपात 5, ये हुआ समीकरण 3। चौथा हो गया चौथा हो गया BA, जी BA अनुपात QR QP, तो BA कितना है 3 सेंटीमीटर अनुपात QP 5 सेंटीमीटर 5, समीकरण 4। 4 अब समीकरण 1 2 3 4 को देखो, 3 अनुपात 5 बराबर इतना, 3 अनुपात 5 बराबर इतना, 3 अनुपात 5 तो 1 2 3 4 से इतना अनुपात बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना होगा, जी यानी संगत भुजाओं का अनुपात भी एक समान है 3 अनुपात 5। जी तो इसमें संगत कोण बराबर है, लेकिन संगत भुजा बराबर नहीं है, बल्कि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसीलिए यह दोनों आकृति समरूप होगा। तो सभी वर्ग, इसमें क्या होगा बोलो, सभी वर्ग समरूप हो समरूप और सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं होगा, जी समरूप हो ये वर्ग का ही उदाहरण है, बल्कि समरूप समरूप होगा। जी इसमें तुमको हो गया समरूप समरूप। तीसरा और सभी त्रिभुज समरूप हो खाली स्थान, समद्विबाहु है समबाहु है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, लेकिन समबाहु समबाहु होते हैं। तो इस पर देख लो क्यों नहीं समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है, समजोड़ द्विजोड़ बाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। ये पॉइंट 2 सर्कल में बतला दिए हैं तुम लोग को डिटेल में। तो जो नहीं जान रहे हो उस चैनल को देख लो, आदित्य ग्लोबल को। तो इस तीसरा का व्याख्या करना है। तो अब देखो 2 ठो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग लेते हैं, ये ABC। अगर ये 75 डिग्री है तो दूसरा भी 75 डिग्री इसलिए होगा तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जी ये भुजा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है। जी तब न समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा समान होते हैं। जी और कंडीशन है समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो AC भुजा के सामने खड़ा हो जाओ तो कोण B नज़र आता है, ये 75 डिग्री है, तो ये 10 है, तो ये 10 है। अब यहाँ खड़ा हो जाओ तो इसके सामने में कोण C नज़र होता है, ये भी 75 डिग्री है। जी तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है एवं समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। अब तीसरा कोण कितना है इस पर नहीं जाना है। वैसे 75 दूनी 150, तो 180 में से 150 घटाओ 30 डिग्री, तो चलो 30 डिग्री है। फिर एक दूसरा लेते हैं, PQR। ये मान लो 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये कोण जो है ये है तुमको 50 डिग्री, ये भी है 50 डिग्री। अब देखो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो 50 50 100 ये हो गया 80। तो सर्वांगसम में क्या होगा, सभी अंग मिलना चाहिए। तो इस त्रिभुज के कितने अंग, 3 भुजा और 3 कोण है ना, यानी त्रिभुज के 3 3 6 अंग होता है।
तो इसका पहला अंग अगर हम लोग कोण ए लेते हैं 30 डिग्री, इसमें खोजो तो 30 डिग्री है ही नहीं, जी नहीं ना है। तो यहीं से गलती होनी शुरू हो गई। जी 6 अंग में एक अंग डैमेज है, नहीं मिला। दूसरा अंग देखो, पहले कोण को ही, एक है 75 डिग्री, इसमें कोई कोण 75 डिग्री नहीं है। तीसरा भी नहीं मिल रहा है। सर्वांगसम होने के लिए सब अंग बराबर होना चाहिए। इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका है 12 सेंटीमीटर, इसका ये 10 है तो इसका ये 12 है, जी कोई तालेमेल नहीं है। जी तो इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। तब सवाल उठता है क्या सर्वांगसम नहीं है तो समरूप है। तो समरूप होने के लिए सबसे पहले संगत कोण समान होना चाहिए। तो यहाँ एक कोठो कोणे नहीं समान है तो संगत कोण की बात ही नहीं आती है। तो इसका मतलब समरूप नहीं है। जी समरूप मतलब खास करके ये दोनों आकृति जी न तो समरूप है और न ही सर्वांगसम है। जी तो अब ये आओ, सभी त्रिभुज अगर समद्विबाहु माने तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बोलो तो, नहीं ये तो नहीं, बात गलत है। जी तो समरूप नहीं होते हैं तो समबाहु तो सर्वांगसम होते। ये समबाहु समद्विबाहु को हटा दो तो समबाहु का सेटिंग करो। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप समरूप होते हैं, जी वास्तव में होते हैं। जी तो समबाहु त्रिभुज पर कोई भी उदाहरण लोगे तो समरूप होना है। समरूपता का सिद्धांत जो है इसको पालन करवे करेगा। जैसे मान करके चलो, अच्छे समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री क्यों होता है? जैसे ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो समजोड़ बाहु समबाहु समजोड़ समबाहु त्रिभुज इसका व्याख्या करोगे तो सम सम प्लस बाहु और जोड़ बाहु, ये त्रिभुज हुआ। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। समान इसका अर्थ है समान भुजा वाले त्रिभुज। समबाहु तो समान भुजा वाला त्रिभुज, तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर हो, तो इसका अर्थ है समान भुजा वाला। यानी 3 भुजा होता ही है, तीनों समान भुजा वाला होना चाहिए। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की बात, जैसे अगर इसको ढक दो 5 सेंटीमीटर को, तो अब बोलो कौन सा त्रिभुज लग रहा है? ये समद्विबाहु त्रिभुज लगा समद्विबाहु त्रिभुज। जी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। ये 5 सेंटीमीटर के सामने ये अगर अल्फा होगा तो इस 5 सेंटीमीटर के सामने ये भी अल्फा होगा। जी तो चलो इसको माने अल्फा, तो ये हुआ, ये भी अल्फा हुआ। फिर तू अब इसको ढक दो। अब देखो, मतलब इसको ढक दो तो बोलो त्रिभुज ABC, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जी अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा है। जी तो समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो यहाँ इस भुजा के सामने खड़ा होकर के देखो तो ये अल्फा कोण है। जी तो ये 5 है, यहाँ खड़ा होकर के देखो तो ये भी अल्फा होगा। जी तो चलो ये भी अल्फा हो गया। अब देखो तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? जिसका प्रत्येक भुजा समान है तथा प्रत्येक कोण भी समान है। समान है। ये समबाहु त्रिभुज तो इसका मतलब ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जी तो फिर त्रिभुज के 3 कोणों का योग, 180 डिग्री तो कोण A अल्फा, कोण B भी अल्फा, कोण C भी अल्फा बराबर 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3 अल्फा तो लोग तो बेस ऑफ अलजेब्रा पढ़ा है, जी हाँ इक्वेशन तक हुमच करके पढ़े हो। अगर डाउट हो तो बेस ऑफ अलजेब्रा का अलग से वीडियो है, देख लो। तो 1 2 3 3 अल्फा बराबर 180 बराबर 180 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 60 डिग्री 180 डिग्री बटा 3 बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री। यानी प्रत्येक अल्फा का मान ये 60 डिग्री,
ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री। तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की एक यह भी परिभाषा होती है, जिस त्रिभुज का तीनों कोण समान हो। जब ये समान कहोगे तो ये 60 डिग्री आना है। इसका अर्थ समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जी, 60 डिग्री। या समान हो। जी। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। मान लो एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। चलो ये PQR एक दूसरा समबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। जी। तो ये हो गया तुमको 60 डिग्री, प्रत्येक कोण हो गया 60 डिग्री। और प्रत्येक भुजा समान होगा। जी। कुछ भी मान लो, जो इच्छा हो। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर होगा। जी। अब दो बात मिलाओ, दोनों समरूप है कि सर्वांगसम है, यानी मिलाना है समरूप या सर्वांगसम। चल, सर्वांगसम में सभी अंग समान होना चाहिए। तो इसका पहला अंग अगर कोण ए लेते हैं तो इसके पहले अंग से मिल गया। जी, मिल गया। दूसरा कोण दूसरा अंग 60 डिग्री भी, तो ये भी मिल गया। ये भी मिल गया। तीसरा तीसरे से मिल गया। अब भुजा कोण तो मिल गया। अब भुजा लेंगे। अब भुजा लेते हैं। तो ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। ये नहीं मिला। ये पहला ही, ये चौथा अंग फेल हो गया। जी, जी, पांचवा अंग लेते हैं तो ये 5 है, तो ये 7 है, ये भी फेल हो गया। यानी ये भी फेल हो गया। यानी दोनों का सब अंग बराबर नहीं है, तीने अंग बराबर है। कौन? बाकी तीन भुजा जो है ये गड़बड़ अंग है, यानी समान नहीं है, इसलिए यह सर्वांगसम नहीं है। जी। तो सर्वांगसम नहीं है, तो अब समरूप है कि नहीं ये चेक करो। जी। तो समरूप होने के लिए क्या शर्त है? प्रत्येक कोण समान होना चाहिए। संगत कोण समान। होना चाहिए। तो ये 60 है, ये 60 है, ये मिल गया। ये पहला संगत कोण मिल गया। दूसरा ये 60, ये दूसरा संगत कोण भी मिल गया। तीसरा भी मिल गया। जी। तो संगत कोण तो सही निकल गया। जी। इसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो संगत भुजा देखो, 60 डिग्री के सामने ये, तो 60 डिग्री के सामने ये। तो AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ बराबर AB 5 cm है, cm कट जाएगा, तो 5 अनुपात PQ 7। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा भुजा लो, पहले AB लिए, अब ये दूसरा, ये 60 डिग्री के सामने, ये भी 60 डिग्री के सामने, तो ये संगत भुजा है। तो BC अनुपात QR, तो BC अनुपात QR, BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। अनुपात QR कितना है? 7। ये समीकरण 2। तीसरा लो, AC CA या AC, चलो CA अनुपात RP, 5:7। ये भी 5 अनुपात 7। अब देखो तो संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है। जी है। 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7। संगत कोण समान है जी। और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। मतलब लाखों चित्र बनाओगे समरूप त्रिभुज का, तो लाखों करोड़ों, अंत में सब एक दूसरे का समरूप हो जाएगा। और एक दो फिगर अलग से बना करके भुजा तो कोण तो वही रहेगा, भुजा में बदलाव करोगे तो अनुपात समान आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है समबाहु होगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये हुआ तुमको समबाहु। चौथा क्वेश्चन। चलो ये
चौथा क्वेश्चन जो है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तब खाली स्थान है, यानी बराबर हो या समानुपाती हो, विकल्प में है। दूसरा है उनकी संगत भुजाएं, फिर विकल्प में यही है बराबर या समानुपाती। तो इस पर आओ, पहले भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो ये तो स्टार्ट ही किए थे एक तरह से, हमको लगता है पिछले दो पार्ट पहले। भुजाओं की समान संख्या वाला बहुभुज की तुलना हमेशा की जाएगी। अगर हम लोग त्रिभुज लें तो इसके साथ हम लोग त्रिभुज की ही तुलना करेंगे। दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज, अगर मान लो कोई चतुर्भुज लेते हैं तो भुजाओं की समान संख्या होनी चाहिए। फिर दूसरा चतुर्भुज ही लेंगे तो इस पंचभुज लेंगे एक, तो दूसरा भी पंचभुज ही लेंगे। तो इसीलिए कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो मान लो ये कब समरूप होगा, ये और ये, जब दोनों का संगत कोण मिल जाए और संगत भुजा का अनुपात, संगत कोण मिल जाए और प्लस संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तब होगा। तो इसमें पहला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर या बराबर, संगत कोण तो बराबर होगा, तो यहाँ लगेगा बराबर, पहला खाली स्थान में होगा बराबर, संगत कोण तो हर हाल में बराबर होगा। इसके बाद है उनकी संगत भुजाएं, खाली स्थान, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, समान अनुपात में, यानी समान अनुपाती, यानी समानुपाती। इसका अर्थ हुआ समान अनुपात में, भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। तो पहले में बराबर, दूसरे में समानुपाती हुआ। तो इस तरह तो लोग इसको डिटेल में समझ गया। अब अगले पार्ट में इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन बतलाएंगे।